नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और उर्मी आईएएस के माध्यम से आज हम देखेंगे भारत और नेपाल के संबंधों को। हमने पिछली क्लास में देखा भारत और म्यांमार के संबंधों को। बच्चों, जो भारत है वो नेपाल को तीन तरफ से घेरता है, एक पूर्व दिशा से, एक पश्चिम दिशा से और एक दक्षिण दिशा से। और नेपाल को उत्तर दिशा से तिब्बत के माध्यम से चाइना उसे घेरता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ से किसी स्थल से घिरा हुआ हो, मतलब उसके आसपास कोई भी जलीय संसाधन ना हो। जैसे कि भारत की हम जब बात करते हैं तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। बच्चों, जो अब वर्तमान में हम नेपाल की बात कर लेते हैं कि नेपाल में कैसी सरकार है, वहाँ की सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, नेपाल की जो विदेश नीति है उसका मेन मोटो क्या है। तो जो नेपाल की विदेश नीति है उसका जो मोटो है उसका यही कहना है कि जो भी देश ताकतवर होगा हम उसके साथ होंगे। वर्तमान में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल, जिन्हें हम प्रचंडा भी कहते हैं। हाल ही में प्रचंड जी भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने भारत की यात्रा पर दो एयरपोर्ट नेपाल में अभी विकसित हुए हैं। वो बीआरआई के माध्यम से, मतलब चीन की जो बीआरआई योजना है, बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव के द्वारा वो संचालित हुए हैं। तो वो भारत से फ्लाइट रूट की मांग करने आए थे, परंतु भारत ने अभी इस प्रस्ताव पे विचाराधीन बताया है उनको। कहीं ना कहीं और जो ये प्रचंडा जी की सरकार बनी है, इससे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ओपी ओली जी, उनके समर्थन से बनी है। ओपी ओली और प्रचंड जी कहीं ना कहीं चीन के प्रति ज्यादा समर्थवान दिखते हैं, उनकी प्रति ज्यादा उनका झुकाव है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध में क्या क्या चुनौती हैं और भारत और नेपाल के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके कारण भारत और नेपाल को रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो आइए हम सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भारत से, नेपाल से हम सांस्कृतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर जुड़ रखे हैं। जैसे आप सब जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और जो लुम्बिनी स्थान है वो नेपाल में है। और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, निर्वाण जो प्राप्ति हुई थी उन्हें, कहीं ना कहीं उन्हें कुशीनगर भारत में प्राप्त हुई थी। इस कारण से भारत और नेपाल के संबंधों में मजबूती आती है। और दूसरा कारण यह है कि भारत में राम जी और हमारी माँ जानकी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। तो आइए हम इसकी पृष्ठभूमि को पहले देखते हैं, फिर उसके और बिंदुओं को हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। भारत और नेपाल के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक, आर्थिक संबंध है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में संबंध साझा करते हैं। जैसे कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और बुद्ध का निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में है। भारत और नेपाल के मध्य 1950 में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं शांति और मित्रता संधि। इसी संधि के माध्यम से भारत और नेपाल के संबंधों के बीच की आधारशिला रखी गई है। तो ये है क्या संधि? शांति और मित्रता संधि 1950 है क्या, जो भारत और नेपाल के संबंधों की आधारशिला रखती है। तो इस संधि को हमने 5 बिंदुओं में ही समझने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला बिंदु यह है, दोनों दक्षिण एशियाई देश के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना। मतलब इस संधि के माध्यम से दोनों देश की स्थिति आप जानते ही होंगे कि दोनों देश की स्थिति दक्षिण एशियाई देश में है। तो दोनों एशियाई देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों व वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देती है। आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे कि भारत के लोग नेपाल में बिना वीजा के और नेपाल के लोग भारत में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। तो ये किस संधि के माध्यम से हुआ है? तो जो 1950 में हमारी शांति और मित्रता संधि हुई थी, इसके माध्यम से भारत का कोई भी निवासी या नेपाल का कोई भी निवासी बिना वीजा के एक दूसरे देश जा सकता है या माल, सामान, सेवाएं दे सकता है। जब हम तीसरे बिंदु की जब हम बात करते हैं तो यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा देती है। भारत से नेपाल अगर कोई हथियार खरीदता है तो वह इसी संधि के माध्यम से खरीदता है। और जब नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो इस संधि के माध्यम से नेपाल के भू अवध, जो ये भू अवध लिखा है इसका मतलब लैंडलॉक कंट्री है, जो चारों तरफ से मतलब उसके स्थल ने ही घेर रखा है। भू अवध होने के कारण कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेपाल के भू आबद्ध होने के कारण उसे कई विशेषाधिकार प्राप्त है भारत से।
नंबर 5 रोटी बेटी का संबंध। बेटी की जब हम बात करते हैं तो बेटी के संबंध में हम जानकी जी की बात करते हैं, और जब यहीं पे रोटी की बात करते हैं तो आर्थिक तौर पर नेपाल कहीं ना कहीं भारत की ओर अग्रसर है और उसकी तरफ देखता है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने उसकी सहायता करी थी आर्थिक तौर पे। तो यही वो संबंध है रोटी और बेटी का संबंध, जो कि हमें बताता है नेपाल और भारत के मध्य कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो सहयोग के हैं। तो आइए हम जानते हैं बच्चों एक चीज और, नेपाल कहीं ना कहीं भारत से और चीन के प्रति दोनों के बीच में रहता है, द्वंद्व की स्थिति रहती है कि वो जाए, उसका झुकाव किस तरफ रहे। भारत के मना करने के बाद भी वो चीन के BRI में शामिल हुआ। BRI का मतलब बता देता हूँ, बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ उसका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड और एंड इनिशिएटिव है BRI की फुल फॉर्म। तो BRI के माध्यम से चाइना क्या कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो श्रीलंका हो। श्रीलंका को नेपाल ने BRI की योजना के माध्यम से पूरा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वही हाल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ नेपाल नहीं समझ रहा है, वो BRI की तरफ से उससे उधार ले रहा है या नेपाल उनके यहाँ डेवलपमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक हानि वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी नेपाल समझ नहीं पा रहा है। भारत ने उसे सचेत किया है कि नेपाल आप चीन के साथ मत जाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आइए हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जो पहला सहयोग है वो है भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। जो भारत है नेपाल की जो सेना है उसके आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। हम उसके साथ सेना अभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ जो उसके हथियार है उसको हम आधुनिक तकनीक दे रहे हैं उसे। जो नंबर 2 पॉइंट है, तो भारत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। जो भारत है वो नेपाल के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इससे भारत और नेपाल के संबंधों में अच्छा विकास होगा। वहीं पे जब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो वहां पे तीसरे पॉइंट में धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्म आदि के संदर्भ में मजबूती। कहीं ना कहीं ये जो विषय लिखे हुए धर्म, भाषा, व्यंजन, इन सभी के माध्यम से भारत और नेपाल के संबंधों में मजबूती आएगी। जब हम चौथे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो रक्सौल काठमांडू रेलवे परियोजना, BBIN परियोजना आदि के माध्यम से है कनेक्टिविटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि भारत और नेपाल के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो पाए। ये BBIN है क्या, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन देशों के साथ भारत अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी के माध्यम से अच्छे रिश्ते संबंध स्थापित कर सके। हम नंबर 5 की बात करते हैं तो बाढ़ प्रबंध आदि में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 समिति बनाई गई, एक कोसी संधि और एक महाकाली संधि। ये दोनों संधियां बनाई गई जिनसे कि हम नदियों के समाधान का कर पाएंगे। वहीं पे जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं भारत और नेपाल के मध्य में। तो भारत और नेपाल के मध्य में हम देखते हैं, और पिछले कोविड के टाइम भी हमने देखा था कि 2-4 चुनौतियां मुख्य तौर पर समाचारों में बनी हुई थी। तो हमने 5 चुनौतियां लिखी हुई हैं। नंबर 1 चुनौती है नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। नेपाल चीन के BRI में शामिल हो गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नेपाल को भारत ने बताया कि आप चीन के BRI में शामिल ना होइए। जैसे हाल श्रीलंका का हुआ, जैसे हाल पाकिस्तान का हुआ, कहीं ना कहीं चीन चाहता कि वही हाल हम नेपाल का करें, और नेपाल के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत पे दबाव बनाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका खतरा भारत को भी है। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप नेपाल में, अगर किसी पड़ोसी देश या अगर किसी हमारे पड़ोसी के घर में किसी और का आतंकवादी कोई आता है या कोई बाहर आता है उसके घर में आता है, तो कहीं ना कहीं हम पे भी दबाव बनता है। ये स्वाभाविक हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। इन चीज़ों को अपने आसपास के माहौल से समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको याद रहेगा और पेपर के समय में आप उसे तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। हम अपने दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी और माओवादी भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चिंता पैदा कर रहे हैं। आतंकवादी और माओवादी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं इसका संचालन जो केंद्र है पाकिस्तान और ये नेपाल के माध्यम से होता है, क्योंकि नेपाल एक फ्री ट्रेड और फ्री वहां से लोग आ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी और माओवादी का जो सामना कर रहा है भारत, वो नेपाल के माध्यम से कर रहा है। काफी चुनौती का बिंदु है।
जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो भारत नेपाल सीमा हथियारों, नशीले पदार्थों, पशुओं व मानव तस्करी के लिए कुख्यात है। बच्चों, मानव तस्करी के लिए हम नेपाल को अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है भारत में, वो नेपाल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि नेपाल के माध्यम से एक तो हमारे पास वीज़ा नहीं लगता एक देश से दूसरे देश आने में। ये बहुत बड़ा हानिकारक भी बिंदु है, लाभदायक भी बिंदु है। तो कहीं ना कहीं मानव तस्करी का यही भारत के लिए खतरा बना हुआ है। चौथा पॉइंट की जब हम बात करते हैं, नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुल लेक और सुस्ता के क्षेत्र को नेपाल के हिस्से के रूप में दावा किया है, परंतु भारत सरकार ने इसका खंडन किया है। भारत सरकार ने कहा ये सारी चीजें भारत में है, नेपाल इस पे गलत नेपाल इसे अपने मैप में दिखाकर गलत कर रहा है। वहीं पे जब हम नंबर 5 की बात आते हैं तो नकली भारतीय मुद्रा की आपूर्ति, जो भारत में नकली मुद्रा की आपूर्ति हो रही है कहीं ना कहीं वो नेपाल के माध्यम से और बांग्लादेश के माध्यम से हो रही है। नेपाल के माध्यम से इसलिए हो रही है, जितनी भी चुनौतियों के बिंदु है, चाहे वो मुद्रा की बात हो जाए, चाहे मानव तस्करी की बात हो जाए, चाहे आतंकवादी की बात हो जाए, कहीं ना कहीं ये फ्री आवागमन के और फ्री ट्रेड के कारण ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि बहुत लंबी सीमा साझा करता है भारत। भारत के कौन कौन से प्रांत हैं जो कि चीन के साथ लगे हुए हैं? 6 प्रांत ऐसे हैं जो भारत के नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वह हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे एरिया में नेपाल फैला हुआ है, कहीं ना कहीं लूज पॉइंट हो जाता है। उस लूज पॉइंट के कारण ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका काफ़ी भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है, परंतु भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। वो इन विचारों पर विचार कर रही है और जैसे भी है अब हम अपने रिश्तों को सुधारने के लिए नेबरहुड पॉलिसी के माध्यम से चीन नेपाल पर और नेपाल को उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि भारत और नेपाल के संबंधों के बीच अच्छा सुधार हो सके। तो बच्चों, ये था भारत और नेपाल के संबंध। और कहीं ना कहीं नेपाल ये भी कहता है या अन्य पड़ोसी देश ये भी कहते हैं कि भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। बिग ब्रदर की भूमिका समझिए, मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से रह रहे हैं और वहाँ पे 3 भाई हैं और एक बड़ा भाई है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर या आसपास के सामाजिक तौर पर ही देखा जाएगा तो बड़े भाई का दबाव बना रहता है। अगर बड़ा भाई कोई कुछ कह देता है तो दो जो भाई होते हैं वो कुछ कहते नहीं है। ये पहले का ऐसा जमाना था। कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस चीज़ को, इस आइडियोलॉजी को देखते हैं। मान लीजिए जो नेपाल है, नेपाल की स्थिति ऐसी है, नेपाल को मान लीजिए वो इंस्पेक्टर है किसी का, और चीन को मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वहीं पे इंडिया को आईपीएस मान लीजिए। तो नेपाल जो है वो आईपीएस को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके अधिकार के अंतर्गत आता है। उसे जिले में जाना ही पड़ेगा, उस थाने के अंदर काम करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ भी आकर्षित है कि कहीं उसे वो प्रॉफिट ना दे दे, कहीं वो उसे लालच ना दे दे, परंतु वो उसका समन्वय, उसका संतुलन होना चाहिए कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आदमी की अपनी भी कुछ शक्ति होती है समझने की, सोचने की। तो नेपाल को भारत की तरफ थोड़ा संबंध सुधारने के लिए काम करने चाहिए, जो भारत सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो हम देखा आज हमने भारत और नेपाल के संबंधों को। कल आपसे जब हम मिलते हैं तो किसी अन्य देश के संबंधों को जानेंगे। बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जब मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।